बेटा आज हमने चैप्टर के अंदर जो टेस्ट योरसेल्फ है ना, बॉक्सेस, उनको स्टडी करना है। कुछ क्वेश्चन आपको आ चुके होंगे और जो नहीं आए वो मैं आपको बताऊंगा आज। पहला बॉक्स हमारा है पेज नंबर 6 पे। इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो बॉक्सेस है ना, बॉक्सेस और एक्सरसाइज सीखने के लिए आप अपने सामने बुक्स को रखेंगे। लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल जैसे कहते हैं वो रखें, को लिख रहे हैं वो लिख लें, निशान लगाने वो लगा रहे साथ साथ। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। तो ये जवाब उस बच्चे को क्लियर है जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन का पता है। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं तो रिएक्शन रुकेगा, कभी कंप्लीट नहीं हो। इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज क्वेश्चन के अंदर से हमें आंसर ढूंढना होता है। अब मैं क्वेश्चन ही को आंसर बना रहा हूं। वाई को हम काट देंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट बिकॉज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर। ये इसका जवाब। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कीप ऑन चेंजिंग इनटू, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दूसरे में चेंज होते रहते हैं, तो जब चेंज होते रहेंगे तो रिएक्शन रुकेगा नहीं रुकेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। जब बेटा ये लेसन सुने तो अपने पास राइटिंग मटेरियल जरूर रखा करें। अब इसका जवाब बता रहा पहले का, वाई को काट देना हमने। रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट बिकॉज, जो क्वेश्चन वाई से शुरू होगा उसका आंसर बिकॉज से शुरू होगा। बिकॉज इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कीप ऑन होते रहते हैं। कीप ऑन मीन जारी रहती है, कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर। अगर वो एग्जांपल पूछते हैं तो एग्जांपल हम पहले काफी दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कि ये फिजिकल फिनोमेना है। ये फिजिकल फिनोमेना है, बिल्डिंग का बनना, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसमें रिएक्शन वो जो है ना सीज हो जाते, रुक जाते, कंप्लीट हो जाते, लेकिन रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होती। व्हाट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसमें डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल देने बिल्डिंग की। नंबर 3, व्हाई द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। इसका जवाब है पहले वाला, बिकॉज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में चेंज होते रहेंगे तो उनकी मिकदार तब्दील होगी नहीं होगी। अब इसका जवाब भी वही है। अब इसका जवाब आपको रीडिंग कर रहा हूं। वाई को काटते हैं, द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज इन रिवर्सिबल रिएक्शन, वही आंसर है पहले वाले। इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर। अब बेटे मेरे पास 100 रुपए है, आपके पास 50 रुपए हैं, मैं आपको पैसे दूंगा 75 हो जाएंगे, दोनों के पास इक्विलिब्रियम हो जाएगी ना। आप मुझे देते रहे, मैं आपको देता रहूं तो चेंज हो गए, वो सेम रहेंगे। वाटर के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पानी इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, तो उसका लेवल मेंटेन ही रहेगा। तो ये था पहला बॉक्स। अब सेकंड बॉक्स देखें किस पेज पे है। सेकंड बॉक्स है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। ये डेफिनेशन तो आपने याद की हुई है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हाउ इज द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड? एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैंने बताया था आपको। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, इसका जवाब कैसे लिखेंगे? एक्टिव मास इज represented by a square bracket
its unit is decimeter cube per decimeter cube मोल पर क्यूबिक डेसिमीटर। कि मैंने इसका यूनिट इसमें नहीं पूछा हुआ था, लेकिन मैंने बता दिया, अगले सवाल में पूछ भी सकते हो। यहां से उससे ये पूछा था कि एक्टिव मैस को कैसे रिप्रेजेंट करते। एक्टिव मैस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स यूनिट इज मोल पर क्यूबिक डेसिमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, What do you mean by equilibrium constant? इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इट इज द रेशियो बिटवीन, ओके। इसके बाद है जी, पॉइंट आउट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल फर्जी, और कोएफिशिएंट वो होते हैं जो इनको बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 क्या बनता है, वाटर, 2H2O। अब इसमें ये जो 2 है ना, ये कोएफिशिएंट है, ये इसका ऐसा नहीं है। कहीं भी हम बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, कहीं 3 लगाएंगे, कहीं 4 लगाएंगे, तो ये जो डिजिट किसी करंट के रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं ना, दोज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन 4 में उसने 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, हाइपोथेटिकल फर्जी रिएक्शन है ये, और उससे हमसे ये पूछा है कि इसमें कोएफिशिएंट बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, टू ए प्लस 3b डबल एरो 4c प्लस 2d। तो ये मैं एरो लगा के ना वहां पे c लिख रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा ये आंसर है। यहां पे कोएफिशिएंट है 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 2। इसका आंसर अगर आपने लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन 2, 3, 4 and 2 are coefficient respectively का मतलब बेतरतीब, जिस तरह लिखे हैं उसी तरतीब से। पहले क्या है 2, फिर दूसरे नंबर पे क्या है 3, तीसरे नंबर पे 4, चौथे नंबर पे 2। अगर हम ये लफ्ज नहीं लिखेंगे तो फिर आंसर जो है वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2 यहां भी है, यहां भी है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है बेतरतीब, जो पहले लिखा है वो पहला कोएफिशिएंट है, जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो दूसरा है। अब B और C, B और C रिएक्शन जो है ना, आई थिंक वो आप खुद कर सकते हैं, मैं बताने लगा, आप चेक करें। तो B में कोएफिशिएंट है 4, 2 और 3। B में क्या है 4 x के साथ लिखा हुआ है, 2 y के साथ लिखा है और 3 z के साथ लिखा है। फिर तीसरे रिएक्शन में कोएफिशिएंट है 2, 4 और 5। कुछ नहीं आपने लिख करना, सिर्फ लिखना है कि इसमें कोएफिशिएंट ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये सीखने वाला है। राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट है बेटा, 2
NO डबल एरो N2O केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शन लिखना है, फिर रिएक्शन लिखने के बाद देखना है वो बैलेंस है कि नहीं, अगर नहीं तो उसको बैलेंस करना है। इसमें देखें 2NO और N2O4 अब देखिए बैलेंस है, बैलेंस खुद भी चेक कर लिया करें। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, तो इधर भी 2 है, ऑक्सीजन कितने इधर 4, यहाँ 2 लगा हुआ है 4, इधर 4। सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शन देखने हैं, बैलेंस इक्वेशन देखनी है और फिर KC का फॉर्मूला लिखना है। आपको मैंने बताया था कि KC इक्वल टू ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट। अब टोटल इसमें चीजें हैं 2, प्रोडक्ट कितने हैं 1 और रिएक्टेंट कितने हैं 1, तो एक ब्रैकेट बेटा नीचे आएगी और एक ही ऊपर आएगी। ऊपर ब्रैकेट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख दें और नीचे रिएक्टेंट लिख दें, और इसको ऊपर जो पावर बनती है ना एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं वो होता है जो कोएफिशिएंट। इसमें कोएफिशिएंट कोई नहीं, इसमें कोएफिशिएंट कोई नहीं है, इसमें क्या है 2, तो ये 2 इसकी पावर बन गई। अब D को देखें, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन डबल एरो PCl5। इसको बैलेंस करने के लिए कोई कोएफिशिएंट हमने यूज नहीं किया, तो पहले हम लिखेंगे बगैर सोचे समझे, आप लिख सकते हैं ये खाली लाइन लगा देंगे। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट कितने हैं, रिएक्टेंट कितने हैं, जितने प्रोडक्ट हैं उतने ब्रैकेट ऊपर लगाएंगे, जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ब्रैकेट नीचे लगाएंगे, और ब्रैकेट के दरमियान कोई प्लस माइनस नहीं लगाना क्योंकि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन। ऊपर प्रोडक्ट में हम ये लिखेंगे PCl5, यहां लिखेंगे PCl3 और यहां पे हम लिखेंगे Cl2। ये आंसर है इसका। अगर यहां पे कोई कोएफिशिएंट होता तो कहां आना था, इसको ऊपर, अगर यहां कोई होता तो इसको ऊपर आना था। अब तीसरा जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये खुद आप करेंगे। करने के बाद ईमानदारी के साथ फिर आप चेक कर लें कि क्या आपने सही लिखा है कि नहीं। पहले ब्रैकेट लगा केसी लिख के एक लाइन लगाएंगे, रिएक्शन को देखें 2SO2 प्लस O2 डबल एरो 2SO3, एक प्रोडक्ट है, ऊपर एक ब्रैकेट आएगी, 2 रिएक्टेंट है, नीचे 2 ब्रैकेट्स आएगी। यहां पे हम लिखेंगे SO3, ये पावर आ जाएगी 2, इधर SO2 एक्सपोनेंट 2 और इधर O2। ये बेटा इसका आंसर है। अब जिन्होंने लिख लिया होगा वो चेक कर लें, अगर कर लिया तो पास है, नहीं किया तो फिर गौर करें जरा। ये था बॉक्स नंबर 2 पेज नंबर 9 का, इसको गौर से देख लें, फिर अगले बॉक्स में हम जाते हैं। पेज नंबर 14 बॉक्स क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन रिएक्शन की हद, कि किस हद तक ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और कितना कंप्लीट होने वाला है।
ए और बी, ए प्लस बी ये रिएक्टेंट है और सी प्लस डी ये प्रोडक्ट। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल इसमें 2 ग्राम है, ये भी 2 ग्राम है और ये भी 0 है। एक्सटेंट ऑफ इसमें देखें कि रिएक्टेंट ए बी है और प्रोडक्ट सी डी है। हमने डिस्कस करना है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। 2 ग्राम ए और 2 ग्राम बी है, सी डी अभी नहीं बनना शुरू हुआ। आफ्टर 5 मिनट्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनका 1-1 ग्राम जो है वो सी डी में चेंज हो गया और अभी 1-1 ग्राम बाकी है, यानी अभी 1-1 ग्राम रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में चेंज होना है। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कितना रिएक्शन हो गया और कितना बाकी होने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। वो पहले बॉक्स वाला जवाब है, क्यों नहीं मुकम्मल होता? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इफ ए रिएक्शन हैज लार्ज वैल्यू ऑफ Kc will it go to completion and why? Kc के वैल्यू 3 वैल्यूज हमने देखी थी। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, Kc की वैल्यू बहुत कम है और Kc की वैल्यू मॉडरेट है। Kc और जो भी हमने डिस्कस किया केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं नीचे रिएक्टेंट लिखेंगे। तो बेटा ये Kc का आंसर तब आता है जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ चुका हो। तो Kc की वैल्यू मैक्सिमम है, इट मींस कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में आ चुका है और मैक्सिमम रिएक्टेंट्स हैव चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब इसका आंसर दोबारा सुन लें। इफ ए रिएक्शन हैज लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, will it go to completion and why? Yes, it will go to completion because at high value of Kc, the maximum reactants have changed into product. Question number 4. Which type of reaction do not go to completion? जिन बच्चों ने लेसन पढ़ लिया ना, वो जो मेरा बातें सुन ली हैं, इसका जवाब मैं 3-4 दफा दे चुका हूं। Which type of reaction do not go to completion? कौन से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते? रिवर्सिबल, नथिंग एल्स। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होते। Why the reaction mixture does not have 50% reactants and 50% product at equilibrium position? बेटा ये देखें, आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन आना चाहिए, इसी को देखें। जब इक्विलिब्रियम आ चुकी है, जब इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में ये मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि उसको डिस्टर्बेंस ना हो। आपके जहन में इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? 1 ग्राम इसका, 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन रुकता नहीं। ए भी इसमें चेंज हो रहा है, सी भी इसमें चेंज होते जा रहे हैं, रुक नहीं रहा। ये 1 1 1 1 उस वक्त होगा जब ये रिएक्शन रुक जाएगा। वो रुका ही नहीं है, रिएक्शन इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये कीप ऑन गोइंग, ये जारी है। तो जब कोई रिएक्शन रुका ही ना, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसकी मिकदार बराबर हो। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन रुकता नहीं है। जब रिएक्शन रुकेगा ही नहीं, तो कभी इसकी मिकदार ज्यादा हो गई है, कभी इसकी हो गई, लेकिन रिएक्शन जारी। इसका जवाब मैं बता रहा हूं दोबारा फिर। क्वेश्चन नंबर 5 का, व्हाई द
reaction mixture does not have 50% reactant and 50% product, because in this case the reaction keep on taking place, it does not stop. So the reaction mixture does not have 50% reactants and 50% products. बेटा आपके पास नोट्स होंगे, उसमें भी आप देखें, जो मैं बता रहा हूँ उसको भी नोट करें और क्लियर करके आंसर देना। आप बुक से भी देखें आप इसको। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। आज मैं आपको इसके एमसीक्यू करा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज का मेरा पहला पार्ट होता है एमसीक्यूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। पहले बड़े क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट product never recombine to form reactant। ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन का कौन सा करेक्टर नहीं है सिवाय इसके? ये क्वेश्चन जो है ना, इसको टिक करना जो है ये कोई कमाल नहीं। इसको सीखें, समझें, फिर उसके बाद इसको गलत दुरुस्त करें। बाद बच्चे बुक ले लेते हैं अपने दोस्त की और मंशाल लगा देते हैं और बाद पता चलता है वो तो सारी गलत है। तो इसका जवाब क्या होगा? प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इसका आंसर है ए। दूसरा, इन द लाइन किल द रिएक्शन, ये कंप्लीट क्यों हो जाता है? ये हमने एग्जांपल में देखा था, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप। इसका आंसर है सी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो रही है, उड़ रही है, इससे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तीसरा है, इसमें से कौन सा आंसर ठीक है? तो बेटा ये डी ठीक है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि हमने देखा कि प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं, और किसी में कोएफिशिएंट उसने नहीं लिखा हो। गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो डी पार्ट है ना वो ठीक है। When a system is at equilibrium states, equilibrium state कब होती है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए, डी। पांचवा, which one of the following statement is not correct about active mass? Active mass means total mass of substance। ये गलत है नहीं। एक्टिव मास का मतलब है कि छोटा सा हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो ये जो डी पॉइंट है ये इसका गलत है। अच्छा, ये जो आंसर होता है ना, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये बड़ा मुश्किल सा होता है। इसको समझ के रीडिंग करने के बाद फिर हम इसको टिक करते हैं। छठा पार्ट है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी, मैग्नीट्यूड मीन वैल्यू, इज वेरी लार्ज, इट इंडिकेट्स, ये भी हमने किया, ये रिएक्शन रिएक्टेड एज नेग्लिजिबल प्रोडक्ट। पहला रिएक्शन रिएक्टेड कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, यानी केसी के लिए बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर है पहला, क्योंकि इसमें वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन चुके हैं। और सातवें का डी है, इसमें प्रोडक्ट बने नहीं अभी, क्योंकि इसकी वैल्यू स्मॉल बता रहे हो। रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ, कंपेरेबल में इसका मतलब है कि मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी है, केसी की वैल्यू मॉडरेट है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। मीन कि ये रिएक्शन अभी बैलेंस ही जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक में स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन इक्वल हो जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है ना कि इसका आंसर है 9 का सी। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होती, नेवर एस्टेब्लिशेस। ए 11वां irreversible reverse reaction is one that which proceeds from left to right, in which reactants react to form product which slows down gradually, which speeds up gradually. Reverse reaction जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है। इसका आंसर है बेटा 11वें का डी। Nitrogen and hydrogen were reacted together to make ammonia. What will the present in the equilibrium mixture? Equilibrium mixture में दोनों चीजें होती हैं, reactant भी और product। तो क्या होगा ये तीनों चीजें होंगी। नाइट्रोजन, इसका आंसर होगा बी। For a reaction between PCl and Cl2 to form PCl3A5, the unit of KCr, इसका आंसर बेटा सी। इसको दोबारा भी चेक कर लेंगे क्योंकि यूनिट्स बनाने के लिए फिजिक्स में आपने न्यूमेरिकल किए ना, जो यूनिट्स कट जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो बचते हैं वो आंसर के साथ आए। तो इसको आप देख के आए, कोई इसमें कंफ्यूजेबल होगा तो आप दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज आपने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर खत्म कर लिया हुआ, उसकी एक्सरसाइज हमने करनी है। कल इसके एमसीक्यूज मैंने करवाए थे आपको, आज इसकी एक्सरसाइज कोशिश करेंगे मुकम्मल हो जाए, और अगर टाइम हुआ तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 बुक सामने रखिए अपनी, जब हमने एक्सरसाइज करनी होती है ना तो बुक आपके पास होनी चाहिए। What are reversible reactions? Give a few characteristics of them. तो ये हमने शुरू में पढ़ा था कि वो रिएक्शन जो वन वे होती है, जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते, और इसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो। इसके ये 2-3 कैरेक्टर ये आपने लिखने हैं। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. Its state is called chemical equilibrium. बेटा ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये टाइम है। वो टाइम जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं तो उस टाइम को, उस स्टेज को, उस हालत को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट कर दिया उसने। रिवर्सिबल का उसको उलट आई, ये 2 ही होता है ना। द रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट कंबाइन इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिकंबाइन इनटू रिएक्टेंट, इट विल नेवर स्टॉप, ये कभी रुकेगा नहीं। इट इज डिनोटेड बाय डबल एरो। ये 3 पॉइंट लिखना है, पीछे लिखे हुए बुक में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। इसमें और तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। When the rate of reverse reaction becomes equal to the rate of forward reaction and the reaction does not stop, reaction stop ना हो, उससे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। Why is equilibrium state attainable from either way? यानी अगर आप रिएक्टेंट को ऐड कर दें तभी डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तभी वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आपको बेटा मिलेगा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में। उसका जो तीसरा या चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है उसका, यानी आप रिएक्टेंट से शुरू कर लें या प्रोडक्ट से शुरू कर लें, उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, अटेन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन।
ये लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था ना हमने, ये वो उसकी डेफिनेशन लिखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। एक लाइन में इसका जवाब है, हम किताब से ढूंढते रहते हैं कि क्या रिलेटिव डेफिनेशन है इसकी। लॉ ऑफ मास एक्शन की पहला पॉइंट है उसका, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। ओके, देन बेटा अगला क्वेश्चन है, डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये हमने डिराइव किया था 2 दफा। एक दफा हमने डिराइव किया था a प्लस बी लिखकर, और एक दफा हमने किया था उसके साथ स्मॉल a स्मॉल b लिखकर। अब यहां पे उसने कहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, उसके ये एक्सप्रेशन डिराइव करें। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा सबसे पहले हमने इसका रिएक्शन लिखना है, N2 प्लस H2 डबल एरो NH3। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दें और यहां पे 3 लगा दें। यहां ऊपर कंडीशन लिख दें, टेम्परेचर कितने है, प्रेशर कितने है, ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई। अब हम KC को डिराइव करने लगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने A प्लस बी लिखा था। अब A की जगह हमें लिखना है N2 और B की जगह लिखना है H2। C की जगह ये लिखना है और D है ये, उसको सामने ले आए तो ये हम 1 मिनट में डिराइव कर दें। अब यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यहां पे आ जाएगा N2, यहां पे आ जाएगा H2 और ये 3 इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Kf N2 H2। सिमिलरली rate of reverse reaction डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे एक ब्रैकेट लगे क्योंकि प्रोडक्ट एक है तो ये आ जाएगा H3 और ये पावर 2 आ जाएगी। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू Kr इनटू NH3 एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा एंड Kc इज इक्वल टू Kf ओवर Kr ओवर Kf। अब इसकी वैल्यू लगाए हम, Kr की वैल्यू कितनी है जी, NH3 और Kf की वैल्यू N2। जो बात समझ ना आए वो नोट कर ले, बाद में आप मुझे बताएं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुकम्मल लिख ली। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अगर शॉर्ट में आ जाए तो सिर्फ आपने रिएक्शन लिखना है और ये लिखना है, ये दरमियान वाली बात नहीं लिखनी। अगर आ जाए उसे राइट द
केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, तो फिर ये लिखना है। या उससे क्या कहा हुआ है, डिराइव, कि हमें डिराइव करना है। बच्चे जो ना उनको ये चीज आसान लगती है वो लिख देते हैं, ये पढ़ते कोई नहीं। अगर लिखा जाए डिराइव तो ये बेटा पूरा लिखना है, अगर लिखा हो राइट तो फिर ये आखिरी लाइन लिखनी और ये रिएक्शन लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। जिस बच्चे को लाओ मास सेक्शन आता है ना वो ये खुद भी कर ले। मैंने आपको उसकी की बता दी है कि ए की जगह N2 लिखना है, बी की जगह ये लिखना है H2, सी की जगह ये लिखना है और डी इसमें नहीं, डी को ओमिट कर दें। उसी पैरेलल लाइन के ऊपर आप इसको हल करेंगे तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको देख लें एक मिनट ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। जिन्होंने नोट करना है वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने पूछा हाउ डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। तो चैप्टर में हमने दो चीजें सीखी थी, QC और KC। तो यहां पे हमने ये इसका आंसर लिख रहे हैं, दी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन can be predicted by comparing, मुआवजा करना, comparing the value of KC and QC as पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। KC ग्रेटर देन QC, KC लेस देन QC और KC इज इक्वल टू QC। जब KC की वैल्यू QC से बड़ी होगी, लेस देन, अब KC ग्रेटर देन QC का मतलब है कि रिएक्शन जो है ना वो काफी आगे जा चुका है, फॉरवर्ड हो रहा है, और KC रिवर्स हो रहा है और KC इक्वल टू QC, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इट हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट, रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है। इसकी डिटेल पीछे भी है, पेज नंबर 13 पे ये तीनों पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। पहले भी मैंने आपको बताया थे। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी। हाउ कैन यू नो दैट रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। कैसे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल कर चुकी है। हम उसकी वैल्यू निकालेंगे KC। क्वेश्चन नंबर ये था 10 11। If the value of KC is maximum, it will show that the reaction has achieved equilibrium state. ये तीन पॉइंट पढ़े थे ना, KC की वैल्यू सबसे कम हो, सबसे ज्यादा हो या मॉडरेट हो। तो जब KC की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इट विल शो दैट द reaction has achieved equilibrium state. Question number 12.
What are the characteristics of a reaction that establishes equilibrium state at once? फौरन इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसका जवाब ये सी को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे. If the Kc value of the reaction is maximum, if the value of Kc obtained is maximum, it shows that the reaction has established the equilibrium at once. If the rate of, आप खुद भी देखें ना, rate of forward reaction fast हो, rate of reverse reaction slow, तो then ये जो equilibrium state है ये फौरन हासिल होती है. अगर स्पीड अप हो जाए जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो वो जो रिएक्शन है वो जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल कर लेगा. क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc ऑफ रिएक्शन इज मोर देन Kc, ये इसमें इसका जवाब हो. Qc इज मोर देन Kc, ये जवाब है. Kc की वैल्यू कम है, Qc की वैल्यू, तो ये कहां जाएगा? Kc की वैल्यू कम है, Qc की वैल्यू ज्यादा है, ये रिवर्स रिएक्शन हो. इसका जवाब देखें ना पीछे सफा नंबर 13 पे. Kc की वैल्यू क्या कह रहा है? मोर. Kc की वैल्यू मोर है, ज्यादा है. पेज नंबर 13 दूसरा पॉइंट है, इफ Qc ग्रेटर देन Kc द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी रिवर्स रिएक्शन में होगा. ठीक है, ये बेटा सारे क्वेश्चन है ना, ये आपकी बुक में मौजूद हैं. कोई जवाब ना मिलेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14. बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है. इसके लिए आपको रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए. रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट द्वारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं. सबसे पहले मुश्किल काम है क्वेश्चन सीखना. जिस बच्चे को क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा वो आंसर भी ढूंढ ले. बेटा क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आदमी है, क्वेश्चन 14 की बात कर रहा हूं मैं. एक आदमी है, वो अपना एक कारखाना लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है कुछ चीज तैयार करने के लिए. उसमें वो जो चीज तैयार कर रहा है उसकी बेस है रिवर्सिबल रिएक्शन पे, फॉरवर्ड रिएक्शन पे नहीं है. अब हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना काम करता है वो, और मायूस होके नुकसान उठा के घर वापस आ जाए. इसकी वजह पूछी उसने कि क्यों ऐसा हुआ. एक आदमी जमीन लेते हैं, कारखाना बनाते हैं, मशीनें लगाते हैं, उनको उसमें काम शुरू करते हैं. वो जो काम शुरू करते हैं केमिकल इंडस्ट्री पे लगाता है, उसकी जो बेस है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे है. उसमें जितने रिएक्शन हो रहे हैं वो रिवर्सिबल हो रहे हैं. वो सर पकड़ के बैठ जाते हो, ये तो मुझे कोई फायदा नहीं दे रही. वाई? रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं. तो जब हमें बेटा प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं कोई, तो मार्केट में क्या सेल करेंगे? ए और बी मिलकर सीओडी बना रहे हैं, तो जब सीओडी बन जाएंगे तो हम उसको सेल करके प्रॉफिट लेंगे ना. जब सीओडी वापस ए और बी में चेंज हो रहे हैं, हमें कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, तो हम सेल क्या करेंगे? तो जब सेल ही नहीं करेंगे कुछ, तो प्रॉफिट नहीं होगा. तो इसका जवाब ये होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, इन रिवर्सिबल रिएक्शन नो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, कोई प्रोडक्ट हासिल नहीं होता टू सेल, बेचने के लिए. सो द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन
रिवर्सिबल रिएक्शन हैज फेल्ड, अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों फेल हुई है तो उसको जुबानी बता सकते हैं कि नहीं? ये नहीं कि सर ने इतना ही लिखवाया था, मैंने सारे एक्सप्लेनेशन का एक खुलासा लिखवाया है। जो इंडस्ट्री रिवर्सिबल रिएक्शन बेस करेगी वो फ्लॉप हो जाएगी, वो इंडस्ट्री चलाने वाला नुकसान में रहेगा, क्योंकि उसको कोई चीज नहीं मिलेगी जिसको जाकर मार्केट में सेल कर सके। इंडस्ट्री हम क्यों लगाते हैं? प्रॉफिट लेने की। जब प्रॉफिट नहीं ले रहे, हमने मटीरियल डाल दिया, हमने वो भर रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट एक्ट में चेंज हो रहे हैं, और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इसलिए वो इंडस्ट्री जिसकी बेस रिवर्सिबल रिएक्शन पे होगी वो फ्लॉप हो जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। अब कल हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, और इस चैप्टर का जो टेस्ट है आपका सर तारिक साहब आपको बता देंगे किस दिन होगा।